250 मिलियन वर्ष पूर्व चलते हैं, 250 मिलियन वर्ष पहले चलते हैं। ठीक है, हमारे गोले में पहले पूरी जो जमीन थी, पूरे जो देश थे वो एक थे सब, जिससे कहा जाता था विशाल पेन। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमारा भारत हो गया और दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये सब क्षेत्र अंगार गोंडवाना लैंड में आ गए। और जो मैं उसे अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा पश्चिम। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार और सामान्य परिचय देख लिया था, और आज हम देखेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप और भौतिक प्रदेश। तो देखिए, सब कुछ आसानी से समझाऊंगा, जितना हो सके उतनी डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। आप यकीन मानिए, यह वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी आपको दोबारा पढ़ना पड़े। जहाँ तक हो सके मैं सब चीज़ आपको इसी वीडियो के अंदर सब कुछ समझा दूंगा। बहुत आसान है, भूगोल बहुत ईजी है, ज्योग्राफी बस आपको समझने की जरूरत है, वो भी डायग्राम की सहायता से, क्योंकि आप सभी को पता है डायग्राम हमें याद जरूर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान भूगोल को। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको उसके जो टॉपिक्स थे वो बताना भूल गया था। तो देखिए, इसके मेन टॉपिक्स दे लेते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर आता क्या है, राजस्थान का परिचय आता है, ग्लोबल स्थिति आती है, स्थिति विस्तार आता है, भौतिक स्वरूप आता है, जलवायु, अफातंत्र, सिंचाई परियोजना, मृदा, कृषि, पशु संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य, खनिज संसाधन हो गए, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, पर्यटन, मरुस्थली, जनगणना, संभागीय व्यवस्था, प्रतीक चिन्ह, उपनाम, उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता और सूखा, अकाल, बंजर भूमि, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपसे रिलेटेड थे। आप चाहें तो वीडियो को दोबारा स्किप करके फिर पीछे करके देख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं हमारे पास, हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो देखिए, अब बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश को किस तरह से बांटना है। तो देखिए, मैं चाहता था आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि राजस्थान को इतने भागों में बांट सकता है, लेकिन सबसे पहले हम कुछ नॉलेजेबल चीज़ देख लेते हैं जो हर कोई आपको नहीं बताई। सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश होता क्या देखिए, स्थल मंडल पर स्थित भौतिक उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदानी मरुस्थल, किसी भी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन करना ही भौतिक प्रदेश का अध्ययन करना कहलाता है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान भौतिक यानी राजस्थान के भौतिक का जो विभाजन किया था, भौतिक प्रदेश का विभाजन किया था, वो वीसी मिश्र द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? वीसी मिश्र द्वारा। आपको किस तरह से याद करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके कोई दो दोस्त थे। ठीक है, आपके दो दोस्त थे। कौन थे? एक था वीसी मिश्रा और एक आपका दोस्त था रामलोचन सिन्हा। कौन? यहाँ देखिए, रामलोचन सिन्हा। और आपका नाम है आज से हरिमोहन सक्सेना। ठीक है, आज से आपका नाम क्या है? हरिमोहन सक्सेना। राजस्थान का भौतिक विभाजन किसने किया है? आपने किया है। हरिमोहन सक्सेना जी ने राजस्थान का भौतिक विभाजन किया है। लेकिन इनसे पहले दो लोगों ने और किया था, जो कि आपके दोस्त थे, जिनका एक का नाम तो मैंने आपको बताया था कि वो उसका नाम था वीसी मिश्रा, जिसने 1967 में, कब? 1967 में भौतिक विभाजन किया था। इन्होंने सात प्रदेशों में विभाजन किया। कितने प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया था इन्होंने। कितने प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में इन्होंने विभाजन किया था। नगरीय क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध सूक्ष्म प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, चंबल बिहार क्षेत्र। लेकिन आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि सर्वप्रथम वीसी मिश्रा द्वारा राजस्थान का भौतिक विभाजन किया गया था, बस। और उसके बाद में पूछे कि उसके बाद में किसने किया था, तो उसके बाद में डॉक्टर रामलोचन सिन्हा ने किया था 1971 में। और सबसे इन्होंने 12 प्रदेशों में विभाजित किया था, जिसमें 2 बृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेश। ठीक है, मेन तो 12 लघु प्रदेश ही पूछता है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि रामलोचन सिन्हा ने भी राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था 1971 में। मेन जो है जिन्हें हमें देखना है, जिनका भौतिक प्रदेश हमें देखना है, वो है हरिमोहन सक्सेना, जिन्होंने 1994 में अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल के अंदर भौगोलिक संरचना व उच्चावच के आधार पर, किसके आधार पर? भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था। और इन्होंने 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी का मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार। अब इसे आप इसकी राजस्थान से समझिए, ये आपका राजस्थान है। ठीक है, आप सभी ने मैप देखा हो तो देखिए, राजस्थान का जो ये वाला एरिया है, जो आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये सब कहलाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है। जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया। इनमें कुल मिला के 12 प्रदेश आते हैं, जो हम डिटेल से आगे वीडियो में देखेंगे। सिर्फ अभी हमें देखना है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखनी है। अब भूल जाओ सब कुछ, हरिमोहन सक्सेना को भूल जाओ, रामलोचन सिन्हा को भूल जाओ, वीसी मिश्रा को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। अब सिर्फ इतना याद रखो कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कितने प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि आपको इस मैप की सहायता से समझना है। देखिए, राजस्थान के जो ऊपरले भाग है, कुछ इस प्रकार से हम एक लकीर खींच देते हैं, तो इसका ये वाला भाग पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कहलाएगा। बीच में आ जाते हैं हमारी अरावली पर्वतमाला। इनमें कौन कौन से जिले आते हैं वो सब आराम से वीडियो में ध्यान से विस्तार से देखेंगे, आप धैर्य बनाए रखें। ठीक है, फिर आ जाता है हमारी अरावली पर्वतमाला। 1 सेकंड लकीर हमने खींची, अरावली पर्वतमाला। फिर आ जाता है पूर्व का मैदानी प्रदेश, और फिर आ जाता है हमारा हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जिसे हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसी चीज़ को आप दोबारा से इस सारणी की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिम का साइड, पश्चिम
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ठीक है। तो पश्चिम वाला भाग ये वाला, इसको पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। फिर आते हैं हमारी अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला कहते हैं। फिर आते हैं बीच का मैदानी क्षेत्र, जिसको पूर्व का मैदानी प्रदेश कहते हैं। और फिर चौथा भाग आता है हमारा हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारीय प्रदेश, ठीक है। जो आपको ये येलो दिख रहा है, ये पूरा रेगिस्तानी भाग है, इसलिए इसे पश्चिमी मरुस्थलीय भाग कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारणी का। ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब हम इनके खंडन है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म। ये भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। जैसे ये वाला जो यहाँ पे एक लकीर खींच देते हैं, देखिए इस प्रकार से, ये हम देखेंगे अलग से जब सेपरेट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे सूक्ष्म बांट दिया, अर्ध सूक्ष्म बांट दिया। फिर अरावली पर्वतमाला हो गई। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि 4 भागों में भौतिक प्रदेश को बांटा गया, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो एक लास्ट बार और समझ लीजिए, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जो आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र, ये वाला, ये इधर की साइड का, ये पूरा क्षेत्र पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में है। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है इधर का, ये अरावली पर्वतमाला हो गई। उसके बाद में ये जो आ गया, ये आ गया हमारा पूर्व का मैदानी प्रदेश। और फिर लास्ट में आएगा हमारा हाड़ौती का पठार, जिसमें 4 जिले आते हैं, वो हम विस्तार से देखेंगे बाद में। तो हाड़ौती का पठारीय क्षेत्र, पूर्व का मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। जैसे राजस्थान में अगर दक्षिण पूर्व से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले पठार आएंगे, फिर मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, फिर पर्वत आ जाएंगे, पर्वत चोटियाँ आ जाएंगी और फिर रेगिस्तान आ जाएगा। अगर उत्तर पश्चिम से प्रवेश करेंगे इधर से तो सबसे पहले रेगिस्तान आएगा, फिर पर्वत श्रेणियाँ आएंगी, फिर मैदानी क्षेत्र आएगा और फिर पठार आएंगे। पठार और पर्वत में क्या अंतर है वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो आई होप अब तो आपको समझ आ गया होगी, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, पूर्व का मैदान, मध्य अरावली या फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश और रेगिस्तान। देसी भाषा में समझो तो रेगिस्तान, फिर चोटियाँ, पर्वत वगैरह, फिर मैदान आ गया और फिर पठार आ गया। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। जैसे हमने देख लिया पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला जिसमें पर्वतीय मतलब चोटियाँ हैं, पर्वतीय चोटियाँ। फिर आता है पूर्व का मैदानी, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है। और फिर आता है दक्षिण पूर्वी का पठार, जो कि हाड़ौती का पठार के नाम से प्रसिद्ध है। दरअसल इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश क्वेश्चन आता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका है, टेथिस सागर का, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का। तब देखिए सबसे पहले देख लेते टेथिस सागर का, जैसे पश्चिमी रेगिस्तान टेथिस सागर का भाग है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है। पूर्व का मैदान टेथिस सागर का है और दक्षिणी पूर्वी पठार का गोंडवाना लैंड। तो टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड, ठीक है, क्रमवार याद रखेंगे। और क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% है, अरावली पर्वतमाला 9.1% राजस्थान के अंदर, पूर्व का मैदान जिसका क्षेत्रफल है 23.3% और दक्षिणी पूर्वी पठार का है 6.49%। जनसंख्या की बात करें तो 40-10-40-10 या ऐसे रट लेना। देखिए सबसे पहले रेगिस्तान है तो यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतों में कौन निवास करेगा, कम करेंगे तो लोग 10%। पूर्व का मैदानों में भी देखिए अपना राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो पूरी तरह रेगिस्तान नहीं है। आजकल नहरों की सिंचाई से काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या 40% निवास करती है, ठीक है, क्योंकि मैदानी एरिया। फिर बात करते हैं पर्वतीय प्रदेश की, तो पर्वतों में तो आप जानते हैं पर्वतों में बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए 10% जनसंख्या ही निवास करती है। पूर्व का मैदानी प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करते हैं, क्योंकि मैदानों में तो लोग रहते ही हैं, इसलिए मैदानी में 40% रहेगी। और फिर हाड़ौती का पठार, तो पठारी क्षेत्र वैसे आ गया, तो आप समझ लीजिए खुद ब खुद 10% जनसंख्या निवास करती है। अब बात कर लेते हैं, आपको ये समझ नहीं आएगा टेथिस सागर गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर गोंडवाना लैंड, भाई ये क्या सिस्टम है। तो देखिए इसको समझने के लिए देखिए राजस्थान, इसको समझने के लिए आपको महासागरीय विस्थापन सिद्धांत को समझना होगा। ये किस तरह का सिद्धांत था, तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये तो चलिए कुछ साल मतलब बहुत 250 मिलियन वर्ष पूर्व चलते हैं, 250 मिलियन वर्ष पहले चलते हैं परमियन काल में। उस समय हमारी जो पृथ्वी है ये हमारा गोला है, ये हमारा गोला है, ठीक है। हमारे गोले में पहले पूरी जो ज़मीन थी, पूरी जो देश थे वो एक थे सब, जिससे कहा जाता था विशाल पेंजिया के नाम से जाना जाता था। जो पूरा धरातलीय भाग था वो सब एक था, अलग अलग नहीं थे, अमेरिका सब अलग नहीं थे, पूरा एक था, उसे कहा जाता था विशाल पेंजिया के नाम से। और जो सागर था उसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था, जो पूरा सागर था उसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे इनका खंडन होने लगा, यानी कि भूमि स्खलन, यानी कि भूमि सरकने लगी और ये 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। उत्तर के भाग को कहा गया अंगारा लैंड। मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, मैं आगे बता दूंगा।
उत्तर के भाग को कहा गया अंगारा लैंड और जो दक्षिण के भाग था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। आपके दक्षिणी भाग में जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमारा भारत हो गया और दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ये सब क्षेत्र अंगारा गोंडवाना लैंड में आ गए। और जो भाग था पानी था वो था टेथिस सागर। अब अगर ये थी ट्रियसिक काल में 200 मिलियन वर्ष पूर्व, ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने महासागरीय विस्थापन पढ़ा हो तो देखा हो, जब हमारा भारत यहाँ से कसक कर सीधा तिब्बत के पठार से टकराता है, यहाँ उत्तर की जमीन से टकराता है, तो यहाँ पे जो टेथिस सागर था वो ऊंचा उठ गया, ये तो हिमालय का निर्माण हुआ। और जब इधर था जो भाग था वो टेथिस सागर का, वो सूख गया और रेगिस्तान में बदल गया। ये सब टेथिस सागर के भाग थे। तो यहाँ पे भी हम बस आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पश्चिमी रेगिस्तान का मरुस्थल था वो टेथिस सागर का भाग था, ठीक है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है। पूर्व का मैदान भी टेथिस सागर का भाग है। मैदान जब वहाँ पे सागर था वो सूख गया और फिर वहाँ पे मैदान बन गया। और दक्षिण पूर्व का पठार जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। अब मैंने यहाँ पे मैंने आपको बताई है 2 भागों में बटा था, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो किन किन भागों में है, तो सिर्फ आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को भूल जाओ, कोई मतलब ही नहीं है हमें अंगारा लैंड से, हमें तो बस टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड से भाग है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि जो रेगिस्तान था वो जो सागर था वो सूख गया, रेगिस्तान में बदल गया, तो वो टेथिस सागर का भाग हो गया। अरावली पर्वतमालाएं सब गोंडवाना लैंड की भाग हो गई, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, गोंडवाना लैंड। पूर्व का मैदान जो भी पहले सागर था सूख गया और टेथिस सागर यानी टेथिस सागर का भाग था। और पठारी प्रदेश जो कि गोंडवाना लैंड का भाग था। आई होप अब आप समझ गए होंगे टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड किस तरह से हैं। आपको बस यही याद रखना है कि पश्चिमी मरुस्थल टेथिस सागर का भाग था, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का, पूर्व का मैदान टेथिस सागर और दक्षिणी पूर्व पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। जब थोड़ा सा साइंटिस्ट बन जाते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करते हैं कि पठार और पर्वत में क्या अंतर है। देखिए, हम जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे उच्चावच के आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन किया, तो उच्चावच क्या होता है। देखिए, समुद्र तल को जो चैनई, देखिए सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, आप तो डायरेक्ट यहाँ समझ लीजिए, धरातल और समुद्र तल। समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे भाग को मैदानी प्रदेश कहते हैं। अब आप पूछेंगे भैया समुद्र तल क्या है, तो भारत में समुद्र तल चेन्नई को माना गया है, ठीक है। अब आप पूछेंगे उच्चावच क्या है, तो देखिए उच्चावच का निर्धारण समुद्र तल से किया गया है कि किसी भी जो भी भूमि जो कितनी ऊंची है वो डिपेंड करती है समुद्र तल से। यानी ये हमारा समुद्र तल है और समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा अगर कोई भूभाग है तो उसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब आप इस भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। और समुद्र तल से अगर 600 मीटर ऊंचा कोई भूभाग है तो उसे पठारीय प्रदेश कहते हैं, जैसे कि हाड़ौती का पठार हो गया। अगर समुद्र तल से कोई 1800 मीटर ऊंचा भाग है तो उसे पहाड़ी प्रदेश कहेंगे, ठीक है। कितना, 1800 मीटर। और अगर कोई समुद्र तल से 2700 मीटर ऊंचा है तो उसे पहाड़ बोलेंगे, सीधा ही पहाड़, जैसे भोराट का पहाड़ हुआ, ठीक है। और जैसे कि समुद्र तल से 2700 मीटर से भी जो ऊंचा है, 2700 मीटर से ऊंचा है, उसे पर्वत कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे पर्वत, पहाड़, पहाड़ी और पठार में क्या अंतर है, ठीक है। 300 मीटर ऊंचा मैदानी भाग कहेंगे, 600 मीटर ऊंचा पठारी प्रदेश कहेंगे, 1800 मीटर ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र कहेंगे, 2700 मीटर ऊंचा पहाड़ कहेंगे, और 2700 मीटर से भी ऊपर गया तो उसे पर्वत कहेंगे, ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत हुआ, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि पठार और पर्वत में क्या अंतर। पठार होता है वो, पर्वत और पठार बनते कैसे हैं, तो ये देखिए ज्वालामुखी द्वारा होते हैं। ज्वालामुखी की 2 प्रकार की क्रिया होती है, देखिए मैं समझाता हूँ। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप देखिए ज्वालामुखी की 2 प्रकार से प्रक्रिया होती है, यानी जो फूटता है वो किस प्रकार से, एक तो होता है छिद्र उद्गार और एक होता है दरारी। यानी ये समझ लीजिए सीधा सा देसी भाषा में, एक तो जब कोई छेद होता है उसमें से जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो उससे तो पर्वत बन जाता है, और जब बहुत सारी छोटे छोटे दरारें होती हैं उनमें से जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो वो दूर तक फैल जाता है और कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाती है, यानी कि कुछ ऐसे ऊपर उठ गया और फिर इस प्रकार की आकृति बन गई, तो वो कहलाता है पठारीय प्रदेश। और जब इस तरह से पूरा ऊपर ही ऊपर एक ही छेद में से निकलता जाता है और भेला होता जाता है, ऐसे बहुत सारा हो जाता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, डूंगर सा बन जाता है, तो उसे कहते हैं पर्वतीय। अगर इसे आप एजुकेशन भाषा में समझें तो देखिए, जब भी ज्वालामुखी का जो निचला भाग होता है उसे मैग्मा कहते हैं या फिर चैम्बर, ठीक है, जिसे तप्त द्रव भरा होता है। फिर आते हैं ज्वालामुखी नली, जिसकी सहायता से ज्वालामुखी बाहर निकलता है, ये छिद्र वाला है, ठीक है, छिद्र जो। और फिर जब ये धरातल हो गया हमारा, और जब छिद्र से बाहर निकलता है, विरल कहते हैं छिद्र को, ठीक है, उसमें, और जब लावा बाहर निकलता है और जब पठार के रूप, जब पर्वत के रूप में ये जम जाता है तो उसे पर्वतीय, इस तरह से पर्वत बन जाते हैं। और जब इसी प्रकार से दरारें होती हैं, जब दरार में से मैग्मा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी का जो द्रव होता है बाहर निकलता है और इस तरह से फैल जाता है, तो उसे ज्वालामुखी पठारीय प्रदेश कहते हैं।
आई होप आप समझ गए होंगे पठार और पर्वत किस तरह से बनते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक प्रदेश के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, जो कि ये वाला भाग रहेगा येलो येलो। पश्चिम मरुस्थल पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे कि पश्चिमी मरुस्थल रेगिस्तानी भाग है जो कि 33 सागर का भाग है। इसमें 61 इसका जो क्षेत्रफल है कुल 61.11% है और इसमें जनसंख्या 40% निवास करती है। देखिए हमने तो कह दिया कि जो थार का मरुस्थल है यानी कि जो हमारा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है वो 33 सागर का भाग है, लेकिन इसका परिणाम क्या है? तो देखिए जो थार के मरुस्थल में 33 सागर का अवशेष माना गया है, इसके कुछ परिणाम जैसे कि खारे पानी की यहाँ पे झीलें मिलती हैं, टर्शनकालीन अवसादी चट्टानें मिलती हैं जो कि जीवाश्म ईंधन मिलता है। जो समुद्र में जीवाश्म थे, जीव थे, मछली थी, वो सब दब कर रह गई, उन्हीं से तो जीवाश्म बना, उन्हीं से तो पेट्रोल बना, जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, चूना पत्थर, ये सब के भंडार कहाँ मिलते हैं? यहीं तो मिलते हैं। और ये सब कैसे बने? उन्हीं से तो बने, जीवाश्म से। जैसे लिग्नाइट कोयले की खान मिलती है पालाना कपोडी में, और पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं हमारे बाड़मेर में, सांचौर बेसिन में, प्राकृतिक गैस मिलती है शाहगढ़ में। इस तरह से ये सब चीज़ें जैसलमेर में कुलधरा गांव में मछली और व्हेल के अवशेष मिले हैं। ये सब प्रमाणित करते हैं कि जो थार का मरुस्थल था, जो कि हमारा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश था, ये 33 सागर का भाग था। अब देखिए जो हमारा जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है राजस्थान का, ई है हमारा राजस्थान, ई है हमारा राजस्थान। जो राजस्थान का जो ये वाला पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है, अब पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को मैं बोलना बंद कर दूँगा और सीधा रेगिस्तानी एरिया बोल दूँ, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया खेलता है, या फिर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। तो हमारा जो रेगिस्तान है ये थार का मरुस्थल जो विस्तार है कहाँ कहाँ तक? देखियो जो हमारा दक्षिण अफ्रीका आ गया यहाँ पे, ये जो पूरा रेगिस्तानी से बोलते हैं ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, ठीक है, जिसे उत्तरी अफ्रीका में सहारा के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन यह भी बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा होता है, ये सुभाष चंद्र सर ने कहा था। उसके बाद में अगर इसे अरब प्रदेश में बात करें तो इसे कबीर के नाम से जाना जाता है, इसी रेगिस्तान को। और अगर जब बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में से ये शब्द मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सब थोड़ा अटपट है, इसलिए चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि इनके नाम अटपटे ही रखते हैं। और भारत में हमारे इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्सेप्ट था ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का, कि इसे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। अफ्रीका में सहारा के नाम से, जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है, उसके बाद अरब सागर में कबीर के नाम से, पाकिस्तान में चोलिस्तान, और हमारे भारत में रेगिस्तान प्रदेश को, इस थार के मरुस्थल के प्रदेश को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। एक बात और छोटी सी ये बात समझ ले, भारत में जो विस्तार है हमारे रेगिस्तान का वो किन किन जिलों में है? क्वेश्चन आ चुका है, बन चुका है, काफ़ी बार बन चुका है। तो थार के मरुस्थल का विस्तार उत्तर से पश्चिम है। किधर से? उत्तर से पश्चिम। देखिए थोड़ा नक्शा बनाने की कोशिश की है, वैसे बन नहीं पाया, ठीक है। तो देखिए जो हमारे जो हिंदुस्तान में जो हमारे रेगिस्तान का भाग है किन किन जिलों राज्यों में फैला हुआ है? देखिए तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, 4 जिलों में फैला हुआ है। कुछ इस प्रकार से किधर से? उत्तर से पश्चिम दिशा में, ठीक है, उत्तर से पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। कुछ इस प्रकार से गुजरात, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में फैला हुआ है। कितना कितना फैला है तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान में 58.68% फैला हुआ है, गुजरात में 12.85% फैला हुआ है, पंजाब में 7.8% फैला हुआ है और हरियाणा में 6.12% फैला हुआ है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है किन किन राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, याद रखना है। ओके, अगर किताबी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो देखिए इस प्रकार समझ लीजिए। राजस्थान राज्य का कुल भूभाग जो कि रेगिस्तान है वो 61.11% है। कुल क्षेत्रफल 2,09,042 किलोमीटर है। मुख्य मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है? एक क्षेत्रफल पूछे तो 1,75,000 है। राजस्थान में कुल मरुस्थलीय जिले 12 आते हैं। राजस्थान में इस जनसंख्या यहाँ पे कितनी निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है, 61। और भारत का मरुस्थलीय कुल भाग राज्य में है, यानी कि राजस्थान में मरुस्थल का भाग है 58.68%। और इसरो द्वारा की भूमि उपयोग रिपोर्ट 2007-8 के तहत राज्य का 67% भाग मरुस्थलीय प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन बुक में से बहुत कम समझ आएगा, लेकिन अब मेरे नोट्स के हिसाब से समझने की कोशिश। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, ये अरावली हो गया, और ये पूर्व का मैदान बन जाएगा, और ये जो क्षेत्र बचेगा ये हाड़ौती का पठार बच जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, थार का मरुस्थल की, जो कि थार का मरुस्थल राजस्थान में है। तो मुख्य मरुस्थल कितना है हमारे राजस्थान के अंदर? तो 1,75,000 किलोमीटर मुख्य मरुस्थल है, ठीक है। अगर इसकी कुल विस्तार की बात करी जाए तो ये कुल जो पूरा मरुस्थल है, तो हाँ हम बात कर रहे थे
मरुस्थल प्रदेश की, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की, भौतिक प्रदेश जो हमारा फर्स्ट भौतिक प्रदेश आता है पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की। देखिए हम बात करते हैं इसका मुख्य मरुस्थल 1,75,000 किलोमीटर हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल प्रदेश हो गया हमारा ये। और राज्य में इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो 61.11% है। जनसंख्या 40% यहाँ निवास करती है। जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। और औसत ऊंचाई की बात आ गई वही तो 250 से 300 मीटर, यानी कि एक तरह से मैदानी क्षेत्र यह कहलाएगा, क्योंकि 300 मीटर पर हमने देखा था कि वह 300 समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे क्षेत्र को मैदानी प्रदेश कहते हैं। अब ये बात होती है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है, यह है पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, ठीक है। अब पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की बात करें, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है तो ये है 640 किलोमीटर। याद रखिएगा कितनी है, 640 किलोमीटर। और बात करें पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की तो 300 से 360 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कितना फैला है तो 61.11% यह फैला हुआ है कुल। देखिए हम बार बार जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं, भौतिक प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश की पहला भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको बताया था 12 जिले आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं वो आपके सामने मैप है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझने की कोशिश करें। देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर। सर्वाधिक बड़ा मरुस्थलीय जिला जैसलमेर है, याद रखिएगा। और सबसे कम झुंझुनू है, ठीक है। बात करें राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान वाला जिला कौन सा है तो जैसलमेर, सबसे कम तो झुंझुनू। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ये सिर्फ आपको डायग्राम से समझाने की बात थी। इसमें 12 जिले आते हैं, नाम याद रखने की कोशिश करो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे जिले। थोड़ी सी साइंटिस्ट वाली बात कर ले तो भाई विश्व के संदर्भ में थार का मरुस्थल किस प्रकार से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है हमारा थार का मरुस्थल राजस्थान का। उपोष्णता की दृष्टि से 9वां स्थान रखता है। जनसंख्या में जैव विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो थार का मरुस्थल निम्न वायु दाब का केंद्र है। ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून को आकर्षित करता है। ये भारत के संदर्भ में हो गया। और छोटी छोटी नॉलेज की बात कर लेते हैं तो थार के मरुस्थल की विशेषता की बात करें तो विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का ये है साधन है, जहाँ पे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस हो गई, सौर और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हो गए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस, बायोमास। ठीक, थार के मरुस्थल का हम और भी ज़्यादा विभाजन करें उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि जो थार के मरुस्थल को 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाली रेखा विभाजित करती है, यानी 50 सेंटीमीटर रेखा वाले इधर के 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं, और 25 सेंटीमीटर रेखा वाला जो क्षेत्र होगा उसे सूक्ष्म प्रदेश कहेंगे, और जो दूसरा होगा वो अर्ध सूक्ष्म प्रदेश होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे विभाजन के दौरान। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम हमारे राजस्थान के जो पहला भौतिक प्रदेश था पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, उसका विभाजन करें उससे पहले कुछ थार का मरुस्थल की जो शब्दावली है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए थली क्या होती है। देखिए थार के जो स्थान रेगिस्तान में वहाँ पे रहते हैं, थार के रेगिस्तान में जैसलमेर एरिया में जो रेगिस्तान को कहा जाता है वो थली के नाम से जाना जाता है, यानी मरुस्थल को थली कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं धोरे क्या होते हैं। देखिए धोरे तो इन्हें बालू का स्तूप, यानी कि जो आपने कभी देखा हो तो मूवीज में जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में ऊँचे ऊँचे टेले होते हैं, बिल्कुल रेत के जो टेले जो टीले बोलते हैं जिन्हें, जो कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं, कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। आपने मूवियों में सॉन्गों में देखा हो तो लहरदार इस आकृति के द्वारा बनते हैं, जो रेत के बने होते हैं टीले आपने देखे हो तो उन्हें ही धोरे कहते हैं। लू की बात करें तो आप सभी को पता है गर्मियों में चलने वाली पवन यानी झक्कड़ को लू कहते हैं। ठीक है, भूबुड़िया आकस्मिक आने वाला वायु चक्रवात को भूबुड़िया कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा हो गंवारी भाषा में बोलते हैं कि भूबुड़ा आ रहा है। और चक्रवात आप सभी को पता है एक ही जगह वायु को जब घूमती है बहुत तेज तो उसे चक्रवात कहते हैं। मावट, हाँ ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मावट। ठीक है, मावट बोलते हैं शीत ऋतु में होने वाली फसल, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। और ये रबी की फसल के लिए यानी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। चक्रवाती वर्षा इसे बोलते हैं, आता हुआ मानसून भी इसे बोलते हैं, जो कि गोल्डन ड्रॉप सुनहरी बूंद के नाम से भी इसे जाना जाता है मावट को। ठीक है, मावट आपको मोस्ट याद रखनी है। ठीक है, मावट किसे कहते हैं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से या फिर सुनहरी बूंद के नाम से भी जाना जाता है, और यह गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। इसे चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं या फिर लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अब बात करते हैं पुरवैया, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स है। पुरवैया आखिरकार है क्या, तो देखिए पुरवैया उन्हें कहते हैं जब बंगाल की खाड़ी से जो हमारा मानसून आता है ग्रीष्मकाल में, जो
दक्षिण पश्चिम बंगाली खाड़ी से जो मानसून आता है उसके जो पवनें आते हैं उन्हें पुरवैया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आप सिर्फ इतना ही याद रखने, पुरवैया क्या है कि बंगाली खाड़ी से आने वाले मानसून को पुरवैया कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बंगाली खाड़ी हुई, यहाँ से जो मानसून आता है हमारे राजस्थान में उनको पुरवैया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पुरवैया। ठीक है, ये मानसून में पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि भाई जो दक्षिण पश्चिम से बंगाली खाड़ी से मानसून आता है उसे पुरवैया कहते हैं, बस आपको इतना याद रख लेना है। ये दो वर्ड्स आएंगे, एक तो प्याला और एक बालसन। तो देखिए प्याला कैसे कहते हैं, प्याला कहते हैं वर्षा ऋतु में जो रेगिस्तान में अस्थायी झीलें बन जाती हैं, यानी कि जो कुछ समय बाद सूख जाते हैं, उन्हें तो प्याला कहते हैं। और जब वही झील सूख जाती हैं तो उन्हें बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। ठीक है, तो क्या प्याला किसे कहते हैं? प्याला, मान लीजिए प्याला है कोई, उसमें अगर वर्षा होगी तो पानी भर जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगा पानी, तो वो बन जाता है बालसन, यानी सूखा निर्मित मैदान बालसन कहलाता है। ठीक है, प्याला क्या है? रेगिस्तान के अंदर अस्थायी झील को प्याला कहते हैं, जो कि सर्वाधिक जैसलमेर में बनती है। और बालसन जो कि प्याला के सूखने पर निर्मित मैदानी क्षेत्र को बालसन कहते हैं। ये शब्दावली आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। कहीं सोच रहे हो कि भाई ये क्या बताने लगे सर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं डांड या फिर टांड की। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें होते हैं उन्हें प्याला कहते हैं, और जो स्थायी झील होती हैं उन्हें डांड कहते हैं, याद रखें। और ये सर्वाधिक नागौर में बनती है, जैसे उदाहरण के लिए डीनवाड़ा और सांभर झील जो कि स्थायी है, कभी सूखती नहीं है। सांभर में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की सबसे खारी झील भी सांभर है, जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं रन की। कभी कभार कुछ झीलें सूख कर दलदली मैदान बन जाते हैं तो उन्हें रन कहते हैं, यानी कि इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, डांड के सूखने पर बनी दलदली भूमि रन कहलाती है, जो कि जैसलमेर पोखरण में पाई जाती हैं, बाड़मेर में और जोधपुर में। जैसे जैसलमेर में पोखरण में भांकरी और लावा, बाड़मेर में थोबी सबसे बड़ा रन, और जोधपुर में बाप फलोदी में रन पाया जाता है। सर्वाधिक रन जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। रन क्या है? डांड के सूखने के बाद निर्मित दलदलीय भूमि रन कहलाते हैं। यहाँ पे आपके दो समझ लीजिए, दो जोड़े हैं। अब इन्हें कुछ इस तरह समझने की कोशिश की, प्याला और बालसन ये दोनों दोस्त हैं, और डांड और रन भी दोनों दोस्त हैं। प्याला एक झील है, लेकिन कैसी है? राजस्थान में अस्थायी झील, यानी कि कुछ समय तक झील रहती है और फिर सूख जाने के बाद में वो बालसन बन जाती है। राजस्थान रेगिस्तान के अंदर वर्षा ऋतु के दौरान अस्थायी झील को प्याला कहते हैं, और जब वो अस्थायी झील सूख जाती है, यानी प्याला के सूखने के बाद बना सूखा क्षेत्र बालसन कहलाता है। इसी प्रकार डांड में है स्थायी झील, जैसे कि सांभर डीनवाड़ा हुई, लेकिन स्थायी झील को डांड कहते हैं, यानी रेगिस्तान में स्थायी झील को डांड कहते हैं। और जब कभी कभार वो स्थायी झील में पानी कम हो जाता है, बिल्कुल सूख जाते हैं, और जब वो दलदली भूमि बन जाते हैं उसे रन कहते हैं। दलदली भूमि को रन कहते हैं, स्थायी झील को डांड कहते हैं। अब बात करते हैं खड़ीन क्या होता है। देखिए आपने एनिकट का नाम सुना है? एनिकट उस वही चीज़ होती है। मरुस्थल में परंपरागत एनिकट जो एनिकट बनाए जाते हैं पुराने लोगों द्वारा, उसे खड़ीन कहते हैं। और इसके लिए जैसलमेर के कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मण विख्यात हैं, यानी फेमस है इस चीज़ के लिए, खड़ीन बनाने के लिए विख्यात हैं। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव के खड़ीन बनाने में प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं अर्घ इर्ग। वनस्पति रहित क्षेत्र में उर्मिकाओं से युक्त लहरनुमा मरुस्थल इर्ग कहलाते हैं, यानी कि कभी कभार जो वनस्पति होती है कुछ इस प्रकार की, और उनके पास में आगे रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो जम जाती है, उसे अर्घ या फिर इर्ग कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं धरियन की। तो जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालकों स्तूप होते हैं, यानी कि जो ऐसे कि मैं आपको समझाऊं, जो दोहरे होते हैं, हमने जब दोहरे पढ़ा था कि दोहरे क्या होते हैं? दोहरे होते हैं रेगिस्तान के निर्मित टीले होते हैं। जब वायु चलती है तो ये टीले उड़कर कहीं और बन जाते हैं, फिर चलकर कहीं और बन जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं दरियन, जो एक स्थान से दूसरी जगह विस्थापित होते रहते हैं। ये ऐसा जैसलमेर में होता रहता है, जब वायु चलती है तो वो टीले होते हैं रेत के, वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें दरियन कहते हैं। अब बात करते हैं कारवा ग्रासी बालक स्तूप के मध्य के स्थान, यानी कि मान लीजिए दो ये टीले हैं। क्या है? ये दो टीले हैं, मरुस्थल के दो टीले, और जब ऊँट जो इनके बीच में जो स्थान होता है ना, उसे कारवाई ग्रासी कहते हैं। जैसे कि आपने टीवी में देखा हो तो ऊँट इन्हीं से निकलते हैं, ऊँट यहाँ ही से निकलते हैं। कारवाई ग्रासी, ऊँटों को निकलने के रास्ते, दो टीलों के बीच में के मध्य के रास्ते को कारवाई ग्रासी कहते हैं। या फिर इस प्रकार से आप परिभाषा बना सकते हैं कि दो रेगिस्तान के जो रेतीले टीले होते हैं उनके बीच के स्थान को ही कारवाई या फिर ग्रासी कहते हैं। हम देखते हैं हमारा भौतिक प्रदेश पश्चिम मरुस्थल प्रदेश या फिर थार के मरुस्थल का जो वर्गीकरण करना है वो हम देख रहे हैं, डिवाइडेशन। तो देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म रेतीला प्रदेश और अर्ध सूक्ष्म रेतीला प्रदेश, या फिर इस तरह से सूक्ष्म प्रदेश और अर्ध सूक्ष्म प्रदेश भी इसे हम कह सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करेगी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इन दोनों को डिवाइड करती है। ठीक है, बात करते हैं
कि सूक्ष्म रेतीला प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है और अर्ध सूक्ष्म रेतीला प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए सूक्ष्म रेतीला प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, एक भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी कि वह भाग जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं यानी कि रेत के टीले, और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जहाँ पे रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो देखिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50%, सूक्ष्म रेतीला प्रदेश के अंदर, ठीक है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50%, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है दोनों की। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है 58.50% और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है 41.50%। अब बात करें अर्ध सूक्ष्म प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो अर्ध सूक्ष्म प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, घग्गर का प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्चभूमि और गोंडवाना प्रदेश, जो कि हम डिटेल से आगे वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे सूक्ष्म रेतीला प्रदेश 2 भागों में बांटा गया है। देखिए ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, हमने इसमें 4 भौतिक प्रदेश बांटे थे, जो कि पहला हमारा था जो कि सीकर झुंझुनू से नागौर और यहाँ पे हमारे जालौर तक आता है। इस भाग को हम कहते हैं पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। फिर यहाँ जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारी अरावली पर्वतमाला, चौथा भाग हमने बांटा था, लेकिन अब हम इनको नहीं देखेंगे, अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं। तो ये हमारा प्रदेश कहलाता था पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, जिसको हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। किस प्रकार से? इस मैप में देखिए, ये हमारा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है जिसको हमने 2 भागों में बांट दिया। जो हमारी अरावली पर्वतमाला होती है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की होती है, यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहाँ पे निर्धारित होती है। उसके बाद में जो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है उसके इधर के साइड का जो एरिया है उसे हम पश्चिम मरुस्थल प्रदेश कहते हैं, और अर्ध सूक्ष्म प्रदेश यहीं से स्टार्ट होता है। और हमने पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया, जिसको डिवाइड करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में जो रेगिस्तान स्थित है उसे सूक्ष्म रेतीला प्रदेश कहते हैं, और जो पूर्व में स्थित है उसे अर्ध सूक्ष्म प्रदेश कहते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश पूरा है, जिसको हमने एक लकीर और खींच दी, जो कितनी है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितनी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है, जो कि 2 डिवाइस में करते हैं। ये हो गया सूक्ष्म प्रदेश और ये हो गया अर्ध सूक्ष्म प्रदेश, ठीक है, सूक्ष्म प्रदेश और अर्ध सूक्ष्म प्रदेश। अब हमारे सूक्ष्म प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा था, एक बालू का स्तूप युक्त, एक बालू का स्तूप मुक्त। तो बालू का स्तूप जो मुक्त है, यानी जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वो है ये वाला एरिया, ये हो गया मुक्त वाला, और ये हमारा हो गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, पूरे जैसलमेर, बीकानेर, ये सब क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप मुक्त के जो प्रदेश आते हैं वो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के थोड़े थोड़े एरिए आते हैं। तो मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है उसको हमने 2 भागों में बांटा, सूक्ष्म प्रदेश और अर्ध सूक्ष्म प्रदेश। फिर हमने सूक्ष्म प्रदेश को 2 भागों में बांटा, एक बालू का स्तूप यानी कि रेत के टीलों जिसमें रेत के टीले हैं, और एक वह प्रदेश जिसमें रेत के टीले नहीं पाए जाते। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ही है। जो पीला पीला है वो वाला एरिया है बालू का स्तूप मुक्त, यानी जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, थोड़ी अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया। और बाकी है जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो गया। जैसे कि मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांटा हमने, अर्ध सूक्ष्म प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेश। फिर सूक्ष्म प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। एक बार फिर देख लो, सूक्ष्म प्रदेश को 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50%, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50%। अब देखो वह भाग देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं बल्कि कुछ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए सूक्ष्म रेतीला प्रदेश का वह भाग, यानी है तो रेतीला ही पूर्व मरुस्थल है, लेकिन रेतीला प्रदेश का वह भाग जहाँ पे बालू का स्तूप धोरे नहीं पाए जाते हैं, रेत के लकीरें नहीं पाए जाते हैं, इसमें परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, उस क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं, यानी वहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। विस्तार कौन कौन से जिले में? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, और इन शब्दों को आपको याद रखना है। हम्मादा किसे कहते हैं, मगरा किसे कहते हैं, रैग किसे कहते हैं, लाठी सीरीज क्या है, चांदल नलकूप क्या है, अलकाम गांव जीवाश्म पार्क क्या है और कुलधरा गांव क्या है। ये 5-6 चीज़ें जो आपको याद रखनी है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर। हम्मादा क्या है, मगरा क्या है, रैग क्या है, लाठी सीरीज, चांदल नलकूप और अलकाम। अब पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट हम्मादा को। किसको? हम्मादा को, ठीक है। हम्मादा क्या है? तो देखिए जैसलमेर, पोकरण जैसलमेर से बालोतरा, बाड़मेर और फलौदी जोधपुर के बीच में एक ये तीन कूट का एक एरिया बनता है। क्या बनता है? 3 कूट का एरिया बनता है। कहाँ है? फलौदी जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में। बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर में पोकरण,
का तीनों का जो एरिया कुल मिलाकर बनता है इसके बीच के क्षेत्र को हम्मादा कहते हैं। और यहाँ पे सोलर प्लेट का प्रोग्राम चलता है जिसे सीज कहते हैं, सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन, जो कि प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा हम्मादा क्षेत्र में। तो हम्मादा क्षेत्र आपको समझ आ गया। हम्मादा क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? बालोतरा बाड़मेर से यहाँ देखिए, बालोतरा बाड़मेर से पोखरण जैसलमेर, बालोतरा बाड़मेर से पोखरण जैसलमेर, ठीक है, से फलोदी जोधपुर में फलोदी गांव, ठीक है, फलोदी तक जो तीनों का एरिया बनता है इस गांव को हम्मादा कहते हैं, इस क्षेत्र को हम्मादा कहते हैं। और इसके अंदर सीज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन, जिसको सोलर एनर्जी की ऊर्जा प्राप्त की जाती है यहाँ से। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का विकास यहीं पे होता है। अब देखिए सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, हमने हम्मादा समझ लिया, फर्स्ट हम्मादा समझ लिया, ठीक है। अब सेकंड आती है रेग। रेग क्या है? ठीक है, रेग बालोतरा बाड़मेर से लेके फलोदी जोधपुर और पोखरण जैसलमेर के हम्मादा क्षेत्र के चारों तरफ फैली हुई चट्टाने युक्त रेतीला प्रदेश को ही रेग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित मरुस्थल प्रदेश, यानी कि हम्मादा के चारों तरफ फैली हुई पथरीली पर्वत मिट्टियाँ या पथरीली रेतीला प्रदेश या फिर चट्टाने युक्त रेतीला प्रदेश को ही हम्मादा के चारों तरफ फैले हुए को रेग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड से जाते इर्ग क्या होता है? तो इर्ग कहते हैं राजस्थान में जो रेत के टीले पाए जाते हैं, जो कि पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं, इसलिए इर्ग तो आपको ये रखना है, पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पूरी रेगिस्तान एरिया में पाए जाते हैं, पूरे मरुस्थल में पाए जाते हैं इर्ग। तो ठीक है, इर्ग से रिलेटेड कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब एक वर्ड और आएगा मगरा। मगरा क्या है? देखिए मगरा है बालोतरा बाड़मेर से लेकर पोखरण जैसलमेर तक अवसादी चट्टानें, यानी टूटी फूटी चट्टानों का जो क्षेत्र है ये, इसे कहते हैं मगरा। क्या कहते हैं? मगरा, ठीक है। अवसादी चट्टाना बालोतरा बाड़मेर से लेकर पोखरण जैसलमेर तक के क्षेत्र में फैली हुई अवसादी चट्टानों को मगरा कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, लाठी सीरीज। क्या है? लाठी सीरीज। और एक है सेवण घास। तो देखिए जैसलमेर के अंदर एक एरिया है, कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर, ठीक है, पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ तक। कहाँ तक? मोहनगढ़ तक कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसके नीचे जल प्रवाहित होता है, भूगर्भ यानी जमीन के अंदर नीचे जल प्रवाहित होता है, उसे ही लाठी सीरीज कहते हैं। और जो ऊपर घास पाई जाती है उसे सेवण घास कहते हैं। यह सर्वाधिक प्रोटीन युक्त घास होती है, सेवण घास। एक बात और, लाठी सीरीज जो कि भूगर्भिक जल प्रवाह के क्षेत्र को ही लाठी सीरीज कहते हैं। इसे नकलिस्तान भी कहते हैं, ओएसिस भी कहते हैं। सब चीज़ मैं आपको अभी नोट्स में भी समझा दूंगा। और एक होता है चांदल नलकूप, यानी कि आप चांदल नलकूप क्या है तो सीधे से वर्ड याद रखिएगा, रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले मीठे पानी के कुएं को ही चांदल नलकूप कहते हैं। अब आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए मगरा किसे कहते हैं। देखिए पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर। तो पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर तक फैली हुई अवसिद्ध पहाड़ियाँ फिर चट्टानें मगरा कहलाती हैं, ठीक है। बालोतरा बाड़मेर से पोखरण जैसलमेर के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहलाती हैं। बात करते हैं लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज को नकलिस्तान भी, ओएसिस भी और मरुद्यान भी कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 64 किलोमीटर लंबा सेवण घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान तो हो गया, और नकलिस्तान भी कहते हैं इसे, घास के मैदान को ओएसिस भी या मरुद्यान भी कहते हैं। और लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी लाठी सीरीज है, यानी कि भूमि के अंदर बहने वाले पानी की जो जल पट्टी है उसे लाठी सीरीज कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं सेवण घास, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त घास, सबसे लंबी घास, गोंडवाड़ा यहाँ पे पाया जाता है। गोंडवाड़ जो दिखाई दे रहा हो, हाँ, गोंडवाड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ पे अंडे देते हैं। और इसे लीलोण घास भी कहते हैं, याद रखिएगा, लीलोण घास भी इसे कहते हैं। अब बात करते हैं चांदल नलकूप। लाठी सीरीज में जैसलमेर में चांदल नामक स्थान पर स्थित नलकूप, जहां से आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति होती है, यानी कि ये जैसलमेर या फिर रेगिस्तान में मीठे पानी के कुएं को चांदल नलकूप कहते हैं। इसे थार का घड़े के नाम से भी जाना जाता है, थार के घड़े के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दो चीज़ें और हैं वो देख लीजिए। आकल गाँव जीवाश्म पार्क क्या है? बालों का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुद्यान में
आकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क, जहां पर जोरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, उसे ही आकल गांव जीवाश्म पार्क कहते हैं। क्वेश्चन यह बन के आएगा कि यह कहाँ पे स्थित है, तो आपको सिर्फ यह बोलना है जैसलमेर में स्थित है। कुलधरा गांव के बारे में मैंने आपको बता रखा है, पालीवाल ब्राह्मण जो कि एनिकेट बनाने के लिए बहुत मशहूर है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में स्थित जैसलमेर का गांव, जहां व्हेल मछली का व डायनासोर का अवशेष प्राप्त है, उसे कुलधरा गांव कहते हैं, जो कि जैसलमेर में स्थित है। और टेथी सागर का अवशेष है, वो तो पूरा रेगिस्तानी टेथी सागर का अवशेष है। रैग और देख लीजिए फिर से, रैग मैंने जैसे आपको बताया था, पोखरण जैसलमेर से फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के जो बीच के हम्मादा क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या कहलाता है, हम्मादा। और हम्मादा के चारों ओर फैला हुआ मिश्रित चट्टाने रेत, आपको एक भी समझ आ गया होगा। फिर से बता दूं, हम्मादा यही क्षेत्र है, यही इसी को याद रखें। हम्मादा क्या है, पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर और फलोदी जोधपुर के बीच का जो एरिया है उसे हम्मादा कहते हैं। और यहाँ पे सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन चलता है, सोलर प्लेट के द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है। अब ये भी जो हमने देखा था वो देखा था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, जिसके अंदर पाए जाते हैं हम्मादा, मगरा, रेग, लाठीसरी, चांदल नलकूप, अलकाव गांव और कुलधरा गांव। हम्मादा क्या है, वही पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य के भाग को हम्मादा कहते हैं। इसके चारों ओर फैले हुए रेतीले प्रदेश को या फिर रेतीले रेगिस्तान को रेग कहते हैं। मगरा क्या है, पोखरण जैसलमेर, यहाँ देखिए तो इर्ग क्या है, इर्ग है पोखरण या हम्मादा के चारों ओर फैले हुए रेतीला मरुस्थल को इर्ग कहते हैं हम। और मगरा क्या है, पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर के बीच में जो फैली अवशिष्ट चट्टानें हैं उन्हें मगरा कहते हैं। और लाठीसरी जो मैंने आपको बता दिया, भूगर्भिक जलपट्टी को लाठीसरी कहते हैं, नकलिस्तान भी कहते हैं, ओएसिस भी कहते हैं। और सेवन घास के मैदान सर्वाधिक प्रोटीन युक्त और लंबे घास के मैदान जो कि लाठीसरी में पाए जाते हैं। चांदल नलकूप के बारे में आपको बता दिया कि चांदल नलकूप मीठे कुएं को पानी को ही चांदल नलकूप कहते हैं। अब हम देखेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी जिसमें बालू का के टीले पाए जाते हैं, रेतीले टीले पाए जाते हैं। अब देखिए मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, बालू का स्तूप प्रदेश में 3-4 चीज़ें, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ है और बरखान है, तारानुमा है, पैराबोलिक है, सब्र का फ्रीजर नेटवर्क और अवरोधी बालू का स्तूप, डायरेक्ट बता सकता है। लेकिन देखिए हर छोटी से छोटी चीज़ आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे पटवारी की तैयारी करो, जैसे राजस्थान की किसी भी लेवल की तैयारी करो, अगर आपने ये सब चीज़ पढ़ ली तो आप अच्छे से राजस्थान ज्योग्राफी को क्लियर कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सब छोटी से छोटी चीज़ बताता हूँ। कुछ कमेंट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल से बताते हो, वही डिटेल से बताना भी चाहिए, ताकि बच्चे को हर छोटी छोटी चीज़ समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ क्या है, कि फिर बाद में अगर क्वेश्चन जो छोटी चीज़ों से बनता है तो फिर सब बोलते हैं यार आप जो बताया था उसमें से तो आया ही नहीं। तो देखिए बालू का स्तूप, थार के मरुस्थल बालू का रेतीली बलुई मृदा से निर्मित लहरदार स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाते हैं। यानी कि रेगिस्तान के अंदर सीधी सी भाषा में रेतीला बलुई जो रेत होती है उससे निर्मित जो लहरदार स्थलाकृति होती है, यानी इस प्रकार से आपने टीवी में देखा हो तो उसे ही बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, या फिर रेत के टीले कहते हैं। तो अब देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कार्वाई ग्रासी क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो बालू का स्तूप होते हैं उनके मध्य के मार्ग जहाँ से ऊँटों का समूह गुजरता है उसे ही बालू का स्तूप कहते हैं, जिसे कार्वाई या फिर ग्रासी कहते हैं। या फिर दो धोरों के बीच के मध्य के भाग को कार्वाई ग्रासी कहते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर आ जाता है। सूक्ष्म रेतीला प्रदेश जो कि हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर 2 क्षेत्र रहते हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, जो कि 58.50% है। ये सब मैंने पीछे देख ली। बालू का रेतीले प्रदेश में स्थित वह क्षेत्र जहाँ बालू का स्तूप की प्रधानता होती है उसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। साधारण भाषा में एक बात समझ लो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश वह है जहाँ पे बालू का के टीले पाए जाते हैं। अब देखिए बालू का स्तूपों का वर्गीकरण, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण यानी कि रेत के टीलों का वर्गीकरण। अब मैं चाहता तो सीधा बता देता जिसका हमें पढ़ना है, लेकिन कुछ देख लीजिए। देखिए वैगनोल्ड ने 1933 में बालू का स्तूपों को 2 भागों में विभाजित किया, बरखान और सीफ। उसके अनुसार 2 ही बालू का स्तूप थे, यानी 2 ही तरह के बालू का यानी रेतीले टीले होते थे, बरखान और सीफ। ये क्या है हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिर आता है हैकी ने सन 1941 में बालू का स्तूपों को 3 भागों में बांटा, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक, इसने 3 भागों में बांटा। फिर अपना आता है मंकी भैया, जिसे आप मंकी भी बोल सकते हैं, जिसने 1979 में मंकी ने बालू का स्तूपों को 8 प्रदेशों में बांटा और हमें इनको ही पढ़ना है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, तारानुमा, पैराबोलिक, सब्र का काफिज नेटवर्क और अवरोधी बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप क्या है? रेत के टीले ही हैं। ठीक है, स्तूप वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेत के टीले ही हैं। अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप किस प्रकार के होते हैं। देखिए पवन की दिशा में या फिर पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप को ही अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर में पाए जाते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप।
जो कि पवन की दिशा में बनता है कुछ इस प्रकार से। पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालों का स्तूप को ही अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप कहते हैं। पवन की दिशा जिधर रहेगी उधर इनका मुंह रहेगा और पीछे पूंछ रहेगी। पवन की गति मंद होती है तब ये बिल्कुल धीरे धीरे रेत के जो कण होते हैं वे धीरे धीरे उड़ उड़ के इस प्रकार से बन जाते हैं। इन्हें अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप कहते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ बालों का स्तूप। पवन की दिशा के लंबवत या फिर समकोण बनने वाले बालों का स्तूप को ही अनुप्रस्थ कहते हैं, यानी समकोण बनने वाले बालों का रीत के टीले को ही अनुप्रस्थ बालों का स्तूप कहते हैं। ये पोकरण जैसलमेर, बालोतर बाड़मेर और नागौर बीकानेर जोधपुर में पाए जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बनते हैं, कोई अवरोध होती है, कोई चट्टान वगैरह होती है और फिर उसके समकोण दिशा में इस प्रकार से बनते हैं। ये देखिए अनुप्रस्थ बालों का स्तूप कुछ इस प्रकार से समकोण बनते हैं। पवन की दिशा के समकोण बनते हैं, अवरोध की वजह से समकोण पर बनते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ कहते हैं। ये दो ही बालों का स्तूप मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ समकोण बनते हैं, अनुदैर्घ्य पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। पवन की दिशा के समकोण बनने वाले तो अनुप्रस्थ और पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप होते हैं। अब देखिए बरखान या फिर बरछान, गतिशील या अस्थित अर्धचंद्राकार बालों का स्तूपों को ही बरखान कहते हैं। ये भालेरी, चूरू, ओसियान, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू में पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से बनते हैं अर्धचंद्राकार चांद जैसी आकृति के लिए, और ये मरुस्थलीकरण के लिए सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। ये पूरी जब कहाँ पे विस्थापित होते हैं, क्योंकि अस्थित होते हैं, स्थिर नहीं होती, ये भी स्थिर एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं पवन की दिशा के अनुसार, फिर पूरे गाँव का ही नाश कर देते हैं। तो बात करते हैं तारा बालों का स्तूप। तारानुमा आकृति वाले बालों का स्तूपों को तारानुमा कहते हैं। मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरत, गंगानगर में पाए जाते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पैराबोलिक संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं और ये आकृति पैराबोलैक यानी इस तरह से होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इस प्रकार से पेड़ की झाड़ियों के छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उनके चारों मेर हो जाते हैं, उन्हें पैराबोलिक बालों का स्तूप कहते हैं। सब्र का काफिज कुछ इस प्रकार से झाड़ी के इस तरह से बनते हैं। ये सब्र के काफिज वाले छोटे चंद्राकार वनस्पति वाले होते हैं, सब्र का काफिज बालों का स्तूप, ठीक है। ये बीकानेर संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। सब्र का काफिज देख लिया, पैराबोलिक हमने देख लिया। नेटवर्क कहते हैं हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला में पाए जाने वाले बालों का स्तूप नेटवर्क कहते हैं। अवरोध के कारण बनने वाले अवरोधी कहलाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैंने आपको पहले बताया था। बरखान या फिर बरसान इंपॉर्टेंट, जो अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालों का स्तूपों को बरखान या फिर बरछान कहते हैं। और अनुदैर्घ्य मैंने आपको बता दिया, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ पवन के समकोण बनने वाले अनुप्रस्थ कहलाते हैं। तो ये हमने देख लिया पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के दो भाग थे, अर्ध सूक्ष्म प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेश। तो आज हमने पढ़ा सूक्ष्म प्रदेश, जिसके दो भाग थे, एक बालों का स्तूप युक्त और एक बालों का स्तूप मुक्त। तो बालों का स्तूप जिसमें मुक्त था, जिसके अंदर बालों का स्तूप नहीं थे, उसमें हम्मादा, रेग और लाठी सीरीज हो गई, ये सब चीज़ें थी। और स्तूप के अंदर बालों का स्तूप के टीले थे, जो कि हमने देखे थे अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारानुमा, पैराबोलिक, ये सब बालों का स्तूप युक्त वाले प्रदेश में थे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अर्ध सूक्ष्म प्रदेश, जिसके 4 भाग हैं, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्चभूमि और गौड़ प्रदेश। और ये अर्ध सूक्ष्म प्रदेश क्यों है और ये सूक्ष्म प्रदेश क्यों है, ये सभी हम वीडियो में डिटेल से आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।